गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, जो यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस जिसमें बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस जैसे आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं हिंदी स्टेट पीसीएस में, तो उसमें करेंट कॉन्सेप्ट को लेकर चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो लगातार हम बात करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का डिस्कशन टॉपिक कौन है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको आज के टॉपिक में पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों ओरिएंट से चीज़ें कवर की गई है। सबसे पहले याद रखना है, पीटी में पेरिस पैरालंपिक में समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति जो पाल हैं वो होंगे ध्वजवाहक। तो ध्वजवाहक रहेंगे, ये क्या होता है सभी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। उसके साथ पेरिस ओलंपिक के कुछ बातें हम कर लेंगे, कुछ की नोट्स को देख लेंगे। उसके बाद फिर कभी जब समापन होगा जब इसका पेरिस पैरालंपिक का, तो पेरिस पैरालंपिक की भी बातें हम कर लेंगे। भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या जैसे गंभीर मामलों में देश भर में दी गई पहली सज़ा, यह बिहार में एक मामला आया जहां पर पहली सज़ा मिली है जो नए न्याय संहिता आए उसके आधार पर। तो यह पीटी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, जब पहली बार कोई घटना घटती वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता BNS क्या है 2023, उस पर हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा होगी। साथ ही देखेंगे भारत में 2025-26 में कार्बन फाइबर का उत्पादन करेगा, तो यह नीति क्या है, भारत किस रूप से कार्य करेगा, साथ ही क्या होता है फाइबर नीति, कार्बन फाइबर नीति, और क्या है कार्बन फाइबर, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन फाइबर में प्रमुख लाभ क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, तो सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, तो इसके क्या पीटी एस्पेक्ट है, इससे संबंधित कौन सा पटना कॉन्सेप्ट है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। प्रकाश प्रदूषण हाल ही में चर्चा में रहा है, तो प्रकाश प्रदूषण के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। टाइम्स का AI 100 सूची जारी किया गया थी, सूची में कौन कौन भारतीय शामिल है, तो इस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जल संरक्षण की नीति पर कल प्रधानमंत्री का कुछ बातें चल रही थी, कुछ सेमिनार था, उसमें कुछ बातें उभर कर सामने आई। तो जल संरक्षण नीति को देखेंगे, विश्व में जल संकट की स्थिति क्या है, भारत में जल संकट की स्थिति क्या है, फिर नीति आयोग की रिपोर्ट इससे संबंधित क्या थी, फिर जल प्रबंधन और जल उपलब्धता के लिए प्रमुख योजना कौन है भारत की, इस पर हम चर्चा करेंगे, जिससे जल संरक्षण नीति के संदर्भ में आपकी जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू और जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। फिर संपादकीय में देखें हिंद प्रशांत क्षेत्र में सार्मिक दबदबा, जो हम अभी हाल ही में सबमरीन की बात किए हैं ना, जलावतरण किया गया है, तो उससे संबंध में कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत दबदबा कायम कर पाएगा इसके संदर्भ में, तो उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे सांसदों की सीमित स्वतंत्रता है, तो किस तरीके की स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो हम इसके संपादकीय के तौर पर देखेंगे। हालांकि इससे पहले एक बार इस पर 2 बार आर्टिकल शायद आ चुका है जहाँ तक मुझे याद हो रहा है, तो आप लोग चलिए बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखती है इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए विभिन्न प्लेटफॉर्म है हमसे जुड़ने का, आप टेलीग्राम से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप चैनल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज पर कहीं भी हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम अपने बेसिक नेचर जो हम लोगों का है आपको 100% संतुष्टि देने का, उसी के आधार पर चीज़ों को हम लोग लेकर आए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा हमने पंचतत्व एक लॉन्च किया है सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कल एक वीडियो आप लोग को रिलीज़ किया, उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, पंचतत्व है क्या। अगर आप 70 बीपीएससी, 71 बीपीएससी या इस तरीके के आगे कोई भी बीपीएससी देना चाहते हैं, तो पंचतत्व आपके लिए मुख्य आधार बनेगा, जिसमें 5 महत्वपूर्ण तत्वों की बात की गई है। कल का वीडियो लिंक आपको मैंने यहाँ पर टैग कर दूंगा इस वीडियो के साथ, तो उसे ज़रूर देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यह अंतिम रूप से आपको सफलता देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए पंचतत्वों से या व्यक्ति या इस किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको एक बार कोड जारी किया गया, जिसमें स्कैन कीजिए और व्यक्ति या इसके सभी जो लिंक होते हैं, महत्वपूर्ण लिंक है, आपको ओपन हो जाएगा। उसको टच कर करके आप वहां पहुंच सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए कहीं भटकाने की जरूरत नहीं, इसे स्कैन कीजिएगा और 1 लिंक सॉल्यूशन लाया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे, देखिए आपको डू यू नो आपको दिया जाता है, तो डू यू नो में हम चर्चा करते हैं लगातार। ये सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाता है, तो व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार के शॉर्ट नोट धीरे धीरे, अगर हम 365 दिन रेगुलर आपको चीज़ें करते तो 365 टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो यह एक संग्रह के तौर पर भी काम करेगा, और छोटी छोटी चीज़ों को हम संग्रह करेंगे तो हमारे पीटी और आइडियोलॉजी को भी डेवलप करेगा। तो आप इसे जरूर कवर कीजिएगा। इसे हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करने से इसे स्कैन कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप
व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाइएगा। तो इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले न्यूज़ पर आते हैं। देखिए पैरा ओलंपिक में परवीन देश को दिलाया छठा पदक, स्वर्ण पदक दिलाया। तो ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक में एथलीटों में भारतीय दमखम देखने को मिल रहा है। ऊंची कूद में परवीन ने क्या किया है, आपको स्वर्ण पदक जीता है। तो यह कहीं ना कहीं उपलब्धि के तौर पर भी है। इससे पहले छठा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले अवनी लेखरा शूटिंग में, नीतीश कुमार बैडमिंटन में, सुमित अंतिल और धर्मवीर जो एथलीट में, हरविंदर सिंह तीरंदाज में सोने पर तमगा जीता है। तो यह उपलब्धि हासिल की है इस बार। अभी फिलहाल अभी जारी है। तो अभी तक भारत पेरिस पैरालंपिक में 26वां स्थान पर है और अब तक भारत 6 स्वर्ण और 9 रजत 11 कांस्य पदक जीते हैं। तो ध्यान रखिए 26वां पदक इसमें भारत का प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में भारत का रैंक कितना है इस पेरिस पैरा ओलंपिक में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखिए। एक न्यूज़ यहाँ से याद रखिएगा, समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति कौर होंगी। प्रीति पाल जो होंगी वो क्या होंगी, ध्वज वाहक। जो समापन समारोह होगा, समापन समारोह में एक रिले में आपको अपने ध्वज के साथ आगे बढ़ना होता है ताकि आप उसका प्रतिनिधित्व करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने जब पेरिस पैरालंपिक स्टार्ट हुआ तो उस समय बताया था आपको जो समारोह होंगे, जो स्टार्टिंग समारोह, उसमें ध्वज वाहक कौन कौन बने थे। ध्वज वाहक मैंने आपको पीटी फैक्ट दे रखा है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे मैं बात करूं, अगर इसके अतिरिक्त पीटी फैक्ट पेरिस ओलंपिक 2024 के कुछ घटनाक्रम को देखूं तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, पीवी संधू और शरद कमल। यह जो पैरा ओलंपिक जो समान वर्गों का होता है, समान लोगों का होता है, जो हैंडीकैप नहीं होते हैं, किसी प्रकार से पैर नहीं होते हैं, उसको क्या उनके लिए ओलंपिक था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजावाहक कौन होते हैं, पीवी संधू और शरद कमल। उसके अतिरिक्त मुझे यह बताइएगा, समापन समारोह ध्वज जो वाहक थे समापन समारोह कौन थे, मनु भाकर और PR सरजेस। इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। वो पेरिस का हो या पेरिस पैरा ओलंपिक का हो, दोनों जगह से आपको नाम पूछे जा सकते। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह पर 50वें स्थान पर था। इस तरीके से आपको याद रखना। अभिनव बिंद्रा जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक अवार्ड पुरस्कार भी मिला। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला है। तो आपको यह दूसरे भारतीय बनते हैं, तो इसे भी याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। गगन नारंग को भारत की तरफ से सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। सेफ डी मिशन किन्हें नियुक्त किया गया था, गगन नारंग को। इसके अतिरिक्त और भी पीटी फैक्ट है जिसमें हम बात करेंगे। हैशटैग भारत का क्या था, हैशटैग चीयर फॉर भारत। यह हैशटैग चलाया गया था पेरिस ओलंपिक के लिए। अब भारतीय दल कितने गए थे, 117 एथलीट है, जिसमें 70 पुरुष 47 महिलाएं थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। तो चलिए मैंने आप लोगों को पैरा ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था उसमें भी इनकी संख्या बताई थी कि भारतीय दल कितने थे, उसमें महिला कितनी थी और कितने स्पर्धा में भाग लेंगे, कुल कितने खेल खेलेंगे। इसके लिए कमेंट सेक्शन में आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये सब याद कर लीजिए, बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूं इसके अतिरिक्त कि कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। बिहार में हत्याकांड के पहले घंटे में गिरफ्तारी, 14वें दिन में आरोप पत्र, 50वें दिन में मिली सजा। अब ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जो सजा दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या जैसे गंभीर मामलों में देश में पहली यह सजा बन जाती है। तो यह कहीं ना कहीं क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भी देखा जाता है। कितने कम समय में केस का निपटारा कर दिया गया। अब जो वादी और प्रतिवादी थे उनका निर्णय किया गया। तो बिहार के सारण जिले के धानाडीह गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस और कोर्ट दोनों ने मिलकर नज़ीर पेश की। हम लगातार पुलिस प्रशासन का गलत केस स्टडी आप लोग को दिखाते हैं। कुछ बेहतर केस स्टडी से भी आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि अगर सख्ती से अगर अनुसंधान बेहतर किया जाए, त्वरित न्याय की प्रक्रिया अपनाई जाए तो किसी व्यक्ति को 50 दिन के अंदर ही न्याय मिल जाता है। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। केस स्टडी को हमेशा आप अपने उत्तर लेखन में शामिल कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट की केस स्टडी को आप शामिल करें, उत्तर और भी बेहतर हो जाएगा। अब ये मामला है, ये सब चीज़ों को समझिएगा, बस इतना ही हम जान सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें भारत का जो न्याय व्यवस्था जो हाल ही में जारी बनाया गया, जिसे BNS 2023
एक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मसौदा 1834 में थॉमस बेंटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, यह संहिता 1860 में, जिसे हम लोग आईपीसी की धारा भी कहते थे, याद हो अगर आप लोगों को, तो 1860 में लागू की गई। और आईपीसी 1860 में 23 अध्याय, 511 धाराएं, और बीएनएस 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। तो धाराओं की संख्या घटी है और अध्यायों की संख्या नए कानून में घटी है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ सकता है, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पीटी पैट के तरीके से देख लीजिएगा। फिर धारा, हम अगर महत्वपूर्ण धाराओं की बात करें बीएनएस में कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हैं, तो धारा 48 याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना अर्थात इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाए तो धारा 48 लगेगी। 69 अगर लगे तो छल पूर्वक तरीके से आदि उपयोग में यौन संबंध को बनाता है तो उसे इस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया। 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसमें शामिल करना आपको धारा 95 के तहत एक अपराध माना गया है। और धारा 111 के तहत संगठित अपराध या धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। धारा 113 आतंकवादी जैसे कृत्यों को परिभाषित किया गया, उसके लिए सजा का प्रावधान करता है। धारा 152 जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को शामिल किया गया है। तो ये सब जितने भी है आपको याद रखने हैं। और फिर धारा 226 वैध शक्ति जो प्रयोग किए मजबूर करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए अगर कोई प्रयास करवाता है या उसे प्रताड़ित करता है तो क्या धारा 226 के तहत उसे सजा का प्रावधान किया गया। या स्केचिंग की बात करें, धारा 304 ये नए प्रावधान जोड़े गए हैं। स्केचिंग जैसे टर्मोलॉजी को, तो स्केचिंग जब किया जाएगा तो आपको धारा 304 के तहत दंड का प्रावधान किया गया। इसमें प्रमुख विलोपन, अप्राकृतिक यौन अपराध 377 याद रखिए, व्यभिचार और ठग आदि को भी शामिल किया गया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ कुछ बातें और देख लीजिएगा, जैसे आईपीसी जो धारा थी पहले, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी दिक्कत हो गया है। हाँ चलिए ठीक हो गया, पेंसिल इधर उधर हो जाती है कभी कभी। चलिए आगे बात करेंगे। अगर हम हत्या देखें आईपीसी में कौन सी धारा में थी, बीएनएस में, तो किस प्रकार के अंतर आए हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो धारा आईपीसी में 300 चर्चा होती थी, अब 101 में हो गई। हत्या के लिए सजा का प्रावधान 302 में था, अब 103 में हो गया। सजा के लिए आजीवन कारावास 303 में थी, अब 104 में हो गया है। अब बलात्कार जैसे मामले 375 में हुआ करते थे, अब 63 में हो गए हैं। बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान 376 में था, अब 64 में हो गए। तो इस तरीके से थोड़ा सा दहेज हत्या 304 भी पहले हुआ करती थी, अब 80 के तहत हो गए। मानव तस्करी की बात करें 370 में आपको आईपीसी की धारा 370 के तहत होती थी, अब 143 के तहत होगी। चोरी के लिए सजा का प्रावधान पहले 379 में हुआ करती थी, अब 303(2) के तहत यह प्रावधान शामिल किया गया। तो नए कानून में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी को प्रयोग किया गया ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे हम बात करें, अगले टॉपिक पर आएँ तो सबसे पहले ध्यान रखिए, भारत 2025-26 में कार्बन फाइबर का उत्पादन करेगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कार्बन फाइबर होता क्या। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए, हालांकि मैं अभी चर्चा करूंगा, तब जब तक मैं वो टॉपिक पाऊँ तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख दीजिए। कि अभी देखिए शुक्रवार को भरोसा जताया हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री, उनके द्वारा, कपड़ा मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा भारत में 25-26 में कार्बन फाइबर का उत्पादन शुरू हुआ। कार्बन फाइबर का उपयोग अंतरिक्ष, सिविल इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र के धातु विकल्प के रूप में किया जाता है। वर्तमान में भारत कोई भी फाइबर उत्पादन का जो कार्बन फाइबर का उत्पादन नहीं करता है, पूरी तरह अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देशों से आयात करता है। तो पूर्णतः हम दूसरे देश पर निर्भर है। और आने वाले समय में इस प्रकार के नए नए कॉन्सेप्ट आपको आपके इकोनॉमी में, आपके अनेक R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपको टेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाएंगे। तो इसलिए कार्बन फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है जल्द से जल्द भारत लागू करना चाहता है। अब बात करें कि भारत यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र कार्बन आयात पर अंतर्निहित कर है, जिसमें 2026 में लागू होने की उम्मीद है, ऐसी बातें की गई हैं। तो हम बात करेंगे, देखिए कार्बन फाइबर है क्या, सबसे पहले ये समझिए आप लोग। सबसे पहले यह जानना है कार्बन फाइबर है क्या। तो कार्बन फाइबर समझिए, कार्बन के पतले और मजबूत क्रिस्टलीय तंतु होते हैं। मैं अगर एक मैप बनाऊँ आप लोग को तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का अगर मैं
काटूं तो ये जो देख रहे हैं, जो पैरानोमिक आपको देख रहे हैं त्रिकोण जो बना हुआ, इस प्रकार के फाइबर के निर्माण किए जाते हैं। धागे क्या होता है, धागा आपको सीधा पॉल्ट किया जाता है, तो पर जब उसको मिहिन धागों में देखिएगा, आप गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा फाइबर की प्रकृति ऐसी होती है जो क्या करता है, मजबूत बना देती है, इसको मजबूत बनाती है, इसको टिकाऊ बना देती है। इसलिए तंतुओं का निर्माण से बना होता है, ये एक दूसरे कसकर बंधे होते हैं, परिणाम स्वरूप एक उच्च शक्ति संरचना बनती है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम जाने तो ध्यान रखिएगा, कार्बन फाइबर के परमाणु को क्रिस्टल की लंबी स्ट्रिंग तैयार की जाती है जो जाली जैसी संरचना होती है। जब सेम टू सेम आपको जो मैंने बात रखी है वही चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इस तरीके का जो आपको बनाया था जालीनुमा क्रिस्टल के तौर पर इसका निर्माण किया जाता है। ये फाइबर मानव बाल से भी पतले होते हैं, जिसमें 5 से 10 माइक्रोमीटर व्यास और हजारों गुना ज़्यादा मजबूत होता है। कार्बन फाइबर न्यूनतम अशुद्धियों के साथ शुद्ध कार्बन से बना होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस शुद्ध कार्बन से बना, शुद्ध या अशुद्ध से, इसलिए इसे उच्च शुद्धता वाला पदार्थ भी कहा जाता है। पर ध्यान रखिएगा ये बहुत महंगे तरीके से भी प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन फाइबर का निर्माण सबसे पहले 19वीं सदी में थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान के द्वारा किया गया। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, लाइट बल्ब में इस्तेमाल किया गया था, थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान के द्वारा। तो ये दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो थॉमस एडिसन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं, और जोसेफ स्वान का क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बात करेंगे। इसके अतिरिक्त कार्बन फाइबर प्रमुख लाभ क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखें वजन के अनुपात में उच्च शक्ति होती है जी। कम वजन होगा पर इसकी क्षमता अधिक होगी, सहन शक्ति अधिक होगी। इसके तहत कम घनत्व या लो डेंसिटी को भी धारण करता है, जिसके कारण और भी इसे मजबूत बना देता है और भी उपयोगी बना देता। कठोरता, अगर हम जो कठोरता की बात करें, लचीलेपन की बात करें, तो कठोरता में यह अन्य जो प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुओं से कहीं अधिक अनुपात में कठोर होती है, जो इसे तोड़ने में आपको मुश्किल हो जाए। उत्कृष्टता, थकान प्रतिरोधक, जो एक्सेलेंट होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है, अगर किसी प्रकार कार्य कर रहा है, लगातार कार्य कर रहा है, तो यह किसी प्रकार का इस पर दबाव नहीं आता है, इस प्रकार से यह लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट है संरक्षण प्रतिरोधी, किसी प्रकार का संरक्षण नहीं होगा, अर्थात किसी प्रकार का क्या होगा, जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, इसमें जंग नहीं लगेगा। अगर धागा है तो धागा लंबे समय तक पानी में रहे तो सड़ जाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन फाइबर ऐसी कोई भी कुरीति नहीं पाती, जिसके कारण यह भी और भी उपयोगी हो जाता है। तापीय स्थिरता, थर्मल स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण और भी यह उपयोगी माना जाता है। इसके अतिरिक्त कार्बन फाइबर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, अंतरिक्ष उद्योग में कर रहे हैं, ऑटोमोटिव उद्योग में कर रहे हैं। अंतरिक्ष उद्योग कहने का मतलब जो आपको उपकरण बनाए जा रहे हैं ना, उसमें कार्बन फाइबर के लेप चढ़ा दिए जाते हैं या कार्बन फाइबर से ही बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो वस्तु बना के भेजी जा रही है वो मजबूत हो जाता है। बहुत से ऑटोमोटिव उद्योग अर्थात कार के उद्योग में आप देखते होंगे कार्बन फाइबर के चादर चढ़ा दिए जाते हैं कार पर, जिससे वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरा और मजबूत भी टिकाऊ भी हो जाता है, जिस कारण इसका प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ समुद्री उपयोग में हम करते हैं, कार्बन केबल बिछाने के तौर पर कार्बन फाइबर का उपयोग किया जाता है। खेल उद्योग में और भी बहुत से प्रौद्योगिकी में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं, चिकित्सा उपयोग के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। इस तरीके कुल मिलाकर आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस प्राप्त करने के लिए यह वीडियो बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पर दिया जाता है, लेकिन इसके की नोट्स, पीटी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और की नोट्स प्राप्त करना है तो आपको 599 प्लस टैक्स जो आपको 615 अप्रोक्स आएगा, आप इसके एक या वैलिडिटी के साथ इसे प्राप्त कर सकते हो। और किसी प्रकार का करंट हो, किसी प्रकार का न्यूज या स्टैटिक्स पार्ट हो करंट का, उससे आप उसकी चिंता से मुक्त हो जाइए। जैसे मैं अभी बताया ना, कार्बन फाइबर के बारे में बताया, तो कार्बन फाइबर है क्या, सबसे पहले मैंने यह बताया कार्बन फाइबर के लाभ क्या है, कार्बन फाइबर का अनुप्रयोग क्या है, इतना आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए। उसके आगे ही हम इसके न्यूज़ के कंटेंट को समझा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए 70 और 70 बीपीएससी के लिए टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच आरंभ है, जो पंच तत्वों के साथ नाम से आ रहा है। तो आप उसे क्या करिएगा, जरूर एक बार वॉच कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जल संरक्षण को लेकर केवल यह नीति नहीं, पुण्य का काम है, ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, कुछ बातों को यहाँ समझने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण क्या है कि जब पानी बचाने के लिए रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकलिंग का दिया मंत्र, तो यह लगातार हम लोग 4R पर बात करते हैं। पहले भी बात हो चुकी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इसे जन जागरूकता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जन जागरूकता के आधार पर इसे जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह 4R क्या है, ज़रूर याद रखिएगा। जल संरक्षण के लिए 4R, जिसमें 4R में हम बात करते हैं रिड्यूस के लिए, रीयूज के लिए, रिचार्ज के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। तो यह महत्वपूर्ण रूप से आपको काम करना है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जल जो जीवन मिशन है, वो भी उसके साले 10 साल पूरे हो चुके। उसके लिए अब तक देश में 75% अधिक ग्रामीण के घरों में जल का क्या हुआ, पानी तक पहुंचाया गया। तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जल जीवन मिशन क्या है, कब प्रारंभ किया गया है और इसका लक्ष्य कब तक पूरा करना है। ये सब पहले मैंने कम से कम 10-15 बार जरूर चर्चा कर रखा है, ऐसा नहीं कि पहली बार चर्चा कर रहा हूँ। पर इसके अतिरिक्त आपको क्या जानना है जो मैं आप पर चर्चा करूँगा, जैसे विश्व जल में संकट की स्थिति क्या है। तो वर्ष 2050 तक जल संरक्षण के अत्यधिक दबाव के कारण आधे से अधिक वैश्विक आबादी जल संकट में होंगे। अगर हम 2000 इसी रेशियो से, जो रेशियो से अभी हम जल की बर्बादी कर रहे हैं, कायम रहते हैं उस पर, तो 2050 तक हमारे पास यह स्थिति होगी, वैश्विक आबादी का आधा जो देश होगा क्या होगा कि जल संकट होगा। इसके अतिरिक्त वाटर एड जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें वर्ष 2030 तक विश्व के 21 शहरों में डे जीरो नलों में पानी बंद होने का गंभीर खतरा मंडराएगा, अर्थात डे जीरो जैसे हालात बन जाएंगे। और वर्ष 2040 तक भारत समेत 33 देश पानी के लिए तरसने लगेंगे, जबकि वर्ष 2050 तक दुनिया का 200 शहर खुद को डे जीरो वाली हालात में पाएंगे। तो कितना विभत्स स्थिति है, इसे समझ लीजिएगा। तो डे जीरो क्या है, ये सबसे पहले याद रखना आप लोगों को, डे जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं तो क्या होगा कि आपको जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंटरव्यू में जब संकट की बात होगी, तो जब भी एक्टिव मेंबर होंगे जो हमेशा न्यूज़ से जुड़े रहते हैं, तो आपको न्यूज़ के बजाय कोर पार्ट से प्रश्न पूछेगा। तो आपसे सबसे पहले यही सब कॉन्सेप्ट पड़ेगा कि जल संकट का आपको रिपोर्ट क्या कहता है, डे जीरो कॉन्सेप्ट क्या है, यह समझाइए। भारत के संदर्भ में डे जीरो की स्थिति क्या है, आपको समझाइए। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। जल की भारी कमी से वर्ष 2030 में 70 करोड़ के लोग विस्थापन के लिए मजबूर हो सकते हैं, ऐसी बातें की गई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें और भी, तो जल संकट 80 देशों में करीब 1 अरब 48 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जिसमें 45 करोड़ बच्चे शामिल होंगे। तो यह कहीं ना कहीं और भी मानवीय अस्मिता का सवाल हो जाएगा, मानवीय अस्तित्व का सवाल हो जाएगा, जो आपको आने वाले समय में दिखेगा। इसलिए जल को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर हम बात करें चंडीगढ़, भारत में जल संकट की स्थिति, तो चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हाल के दिनों में बेंगलुरु पे एक रिपोर्ट प्रकाशित होता है नीति आयोग का। तो ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु जैसे शहर जो है वो क्या है, शामिल क्षेत्र 40 मीटर पानी उससे निकलता है। ध्यान रखिए, जहाँ 40 मीटर पर पानी निकलता है, देश में सबसे ज़्यादा गहराई 130 मीटर से ज़्यादा बीकानेर में भूजल निकलता है। तो इस तरीके से जो क्षेत्र है ना, आपको कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। 2007 से 17 के बीच 10 वर्षों में देश के 61% कुओं में जल स्तर में गिरावट दर्ज की गई। भारत के 224 जिलों में फ्लोराइड जो स्तर के मानक के ऊपर चला गया, जो कहीं ना कहीं शुद्ध पीने वाले पानी के स्तर को खराब करता है। तो इस तरीके से एक नोट भी याद रखिएगा, भारत का जो उपलब्ध पानी है उसका 85% खेती में लगता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक है। जो कि ये आंकड़े याद रखने, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, या जब भी जल संकट की बात होगी यहीं से आपको पकड़ा जाएगा कि जब हम भारत सबसे ज़्यादा उपयोग पीने योग्य पानी को खेती में करते हैं, तो हम कैसे जल संकट को बचा सकते हैं, इससे संबंधित तो आपके पास उपयुक्त उत्तर होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें, विश्व के 17% आबादी वहन के बावजूद भारत विश्व का मीठे जल का संसाधनों का केवल 4% इसके पास उपलब्ध है, जबकि इसकी विशाल आबादी में जल आवश्यकता को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण हो गया। अब विश्व की 17% लगभग जनसंख्या भारत में, जो पिछले आंकड़े 2011 के जनगणना के आधार पर कही गई। हालांकि आंकड़े बदल चुके हैं, अब नए जनगणना रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार यहाँ आंकड़े चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल हम 2011 के जनगणना के आधार पर ही बात करेंगे।
लिए। तो यहाँ ध्यान रखिए 17% विश्व में भारत की आबादी है, कुल आबादी, जिसमें 4% जो अब शुद्ध जल है वो भारत में पाई जाती है। तो 4% उनका 17 जनसंख्या कैसे पूर्ति करें, ये सबसे पहले अनुपात है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, तो ध्यान रखिए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिसमें शीर्षक एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके लगभग 600 मिलियन लोग चरम जल तनाव से का सामना कर रहे हैं। सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु का शिकार बन जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है, जिसकी अनुमानित उपयोग प्रति वर्ष 251 BCM है, 51 BCM है, जो कुल वैश्विक उपयोग का 1/4 भाग से अधिक है। तो यह कहीं ना कहीं आंकड़े आपको याद रखने हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में काम देंगे। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो 60% अधिक संचित कृषि जो है वो 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इसके साथ औद्योगिकरण, शहरी उपयोग के साथ बेहद महत्वपूर्ण आपको संसाधन है। तो यह कहीं ना कहीं बाद में जल के उपयोगी प्रयोग के कारण भी जल संकट उपयोग आपको आ जाएगा, जहाँ पर हमें अपने पीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता को महसूस किया। अभी भी हम आपको क्या कर बंद बोतलों का पानी पीते हैं 20 रुपया देकर 1 लीटर। सोच के देखिए आने वाले 20 साल पहले मुझे याद है अपने बचपन में मैंने कहीं भी जाते थे शुद्ध पानी मिलता था। बोतल के कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे। बोतल का कॉन्सेप्ट कब आया, इधर आपको 8 से 10 साल के बीच के रेशियो में आपको बोतल का कॉन्सेप्ट आया है। तो कहीं ना कहीं समझिएगा यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध लगभग 1400 MQ3 कम हो जाएगी, जो आपको 2050 तक 1250 MQ3 कम हो जाएगी। जो कहीं आपको लगातार क्या हो रहा है कि घट रहा है। BCM की हम बात करें कि जो घनत्व है इसका प्रति उपलब्धता का, तो वो भी घट रहा है। तो इस तरीके से हमको जल संरक्षण की आवश्यकता होगी। कावेरी बेसिन, हरंगी, हेमावती और काबिनी जलाशयों का जल स्तर 2024 तक उसकी कुल क्षमता का 39% पर है। तो कहीं ना कहीं देखिए हमने कितना कमी कर दिया, हमने 61% की कमी कर रखा है। तो यह कहीं ना कहीं मानवीय और जो सरकारी तंत्र है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जलों को हम 4R के कॉन्सेप्ट पर यूज नहीं करते, तो इसकी ही कमी देखने को मिलती है। जल विद्युत उत्पादन में कमी, वित्त वर्ष 2023 में जल विद्युत उत्पादन आपको 162.05 बिलियन यूनिट था, जबकि वर्ष 2024 में यह घटकर 133.97 बिलियन यूनिट हो गया। तो यह क्या हुआ कि जल संरक्षण के जो संरक्षण किए जाते थे वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ, क्योंकि बड़े बड़े डैम बना के जल का संरक्षण किया जाता था। तो इस तरीके से आप देखते हैं नोट के तौर पर, नोट या एन छूट गया है भाई, नोट के तौर पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया कि भारत जल पर गुणवत्ता सूचकांक के 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है, जिसका लगभग 70% जल संदूषित है या प्रदूषित है। तो यह कहीं ना कहीं विषम स्थिति को सामने लाता है, जो भारत की सरकार को, राज्य की सरकारों को, व्यक्ति समूहों को, निजी संस्थाओं को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। यह मुझे अनुभूति लगती है और आप सबको भी लगनी चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट जो मैंने अभी लिखा वही बातें यहाँ लिखी गई है। तो थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ याद रखना, वर्ष 2030 तक भारत पानी की मांग में जल जो मांग की उपलब्ध होगा वो जल वितरण का लगभग दुगना हो जाएगी, जिससे 21 शहरों में पानी की गंभीर संकट पैदा होगा। इससे देश में GDP का 6% कमी देखी जाएगी। तो यह कहीं कहीं बहुत खतरनाक होगा। GDP के रेशियो में कम होने का मतलब है कि आप अन्य संसाधनों को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और अन्य संसाधन से फिर उसके अन्य जो जुड़े हुए संसाधन वो भी प्रभावित। तो एक सर्किल के तौर पर क्या होगा कि देश के अन्य क्षेत्रों को यह प्रभावित करेगा। तो यह कहीं ना कहीं हमें बेहतर काम करने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन के लिए जल संकट उपलब्धता प्रमुख योजना, कमान क्षेत्र का विकास कार्यक्रम योजना चलाया गया, नदी बेसिन विकास कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय जल ग्रिड तकनीक अपनाई गई, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को लागू किया गया, नमामि गंगे परियोजना चलाया गया, राष्ट्रीय जल मिशन योजना चलाया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चीज़ों को क्या किया गया, कम फसल
जल की बर्बादी को कम करने का प्रयास किया गया। अटल भूजल योजना, जिससे रिसाइकलिंग किया जा सके जल को, जल जीवन मिशन, जहाँ तक जल को पहुँचाया जा सके लोगों के घरों तक, ये सब सरकारी योजनाएं चलाई गई है जो जल संरक्षण को कमोवेश कम या अधिक मात्रा में रोकने का प्रयास करती है, अर्थात जल का हम पुनः प्रयोग कर सके, यह तकनीक के आधार पर आधारित है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मिशन अभियान भी चलाया गया जिससे जल का संचयन किया जा सके, ये सब चीज़ें चलाई गई। चलिए क्वेश्चन ले लीजिएगा कि मेंस का, जल संकट एक मानवीय समस्या के साथ साथ प्राकृतिक समस्या भी है। बढ़ते जल संकट को दूर करने के लिए सरकारी निजी प्रयास क्या किए जा सकते हैं, स्पष्ट करें। यह शब्द सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, 250। इसका उत्तर आपको कहाँ लिखना है, भेजना है, युक्ति है इसके ऐप पर भेजना है, जहाँ पर आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का आपको पैकेज बना हुआ, उसके चैट बॉक्स में आपको भेजना है। चैट बॉक्स जो ज्वाइन करते हैं उनके द्वारा यह उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत ने किया अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण। देखिए अग्नि 4 का ना विभिन्न स्टेज पर बात की जा रही है। ऐसे पहले ये अग्नि 4 का मिसाइल आपको लॉन्च किया जा चुका था। ध्यान रखिए कुछ बातें कि भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित तट जो अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, भारत में बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम क्या है, PATNA पटना कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके तहत हम लोग चर्चा करते हैं। अब जब जब इस प्रकार के मिसाइल की बात होगी, पटना को याद रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, हालांकि डू यू नो में आज मैंने इसकी चर्चा कर रखी है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब उसके अतिरिक्त देखिए, ध्यान रखिए अग्नि 4 जो है अग्नि श्रृंखला की चौथी मिसाइल, इसे भारतीय सशस्त्र बलों में इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया, जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक इसकी। इसी तरह इसका जद चीन, पाकिस्तान समेत कई देश है। अगर हम बात करें जद की बात करें तो ध्यान रखिएगा विभिन्न भारत के बैलिस्टिक मिसाइल किस जद में लेकर आते हैं, इसका पहले भी मैं एक बार चर्चा कर रखा हूँ, फिर भी याद रखिएगा। पृथ्वी मिसाइल हो, आपको ब्रह्मोस 2 मिसाइल हो, ध्यान रखिएगा। अगर हम पृथ्वी 2 की बात कर ले, उसके बाद अग्नि 1 की बात कर ले, निर्भय आपको जो क्रूज मिसाइल उसकी बात कर ले, इस तरीके से आप मिसाइल की श्रेणी देख सकते हैं। जिद में सबसे बड़ा देखिए, ध्यान रखिएगा A5 जो है आपको अप्रोक्स 5000 से अधिक तक के होता है, जो अंतर कंटिनेंटल मिसाइल की श्रेणी में आता है। तो मुझे यह बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो कॉन्टिनेंटल मिसाइल होता है, तो कॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब क्या होता है, वो कहाँ तक, किस सीमा तक जाकर अपनी मारक क्षमता को बनाया जाता है, किन किन देशों के द्वारा जो उप महाद्वीपीय मिसाइल बनाई जा रखी है, जो आपको एक महाद्वीप से लेकर दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकता है। तो यह सब कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर मैं पहले भी चर्चा कर रखा है, ये कोई नई चर्चा नहीं है। जो नए स्टूडेंट है थोड़ा वेट करेंगे कुछ दिन के लिए, ताकि चीज़ों को समझ जाए। जैसे ये टॉपिक विशेष रूप से कोई बड़ा न्यूज़ लेकर आएगा तो मैं सारे कॉन्सेप्ट पर चर्चा जरूर करूँगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं छोड़ दूँगा। चलिए आगे हम बात करें इसके अतिरिक्त क्या है न्यूज़ में। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, रात के समय प्रकाश प्रदूषण। आप देखिएगा एक मैप, आप लोगों को इंडिया का मैप आज सर्च करना है, नाइट विज़न वाला विजन मैप इंडिया का, जिस पर लाइट दिखता हुआ हो। यह नाइट विजन प्रकाश प्रदूषण 2 कारणों से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले देखिए, जो वर्ल्ड बैंक होता था, गरीबी निर्धारण करने के लिए डॉलर के हिसाब से आकलन करता था कि डॉलर के हिसाब से हम गरीबी का आकलन करेंगे। लेकिन जिस दिन से वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, WB ने आपको विकास के नाम पर, खासकर रात में प्रकाश के नाम पर, प्रकाश के एक बेस के आधार पर आकलन करना शुरू किया ना। जिस देश में सबसे ज़्यादा प्रकाश होगा, इसका अर्थ है वो सबसे ज़्यादा विकसित है, और जो जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा, अर्थात लाइट नहीं जल रही होगी, इसका मतलब वो पिछड़े क्षेत्र होंगे। तो यह सैटेलाइट से इसका आकलन किया जाता है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रकाश प्रदूषण के 2 मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। एक तो विकास के लिए इसको चीज़ों को समझा जाएगा, और दूसरा जो आपको स्वास्थ्य के लिए खतरा है। आप देखते होंगे अभी रात होती है शहरों में रात होती है, तो लाइट का जो रोशनी होती है ना, वो
पूरे आपके वातावरण में रहती है। तो इससे क्या होता है, जो पक्षी होते हैं मानव के जो सोने और जगने का जो क्लॉक है वो बिगड़ चुका है। लोग गर्भवती महिला हैं उनको परेशानी होती है, उनके क्लॉक सिस्टम आपको डैमेज हो जाते हैं। अभी आपको देखते होंगे बहुत बच्चे को यह क्यूरी रहता है, सर मैं रात तक बहुत जगता हूँ, इसका कारण है मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ, बहुत सा कारण उसके पीछे है कि आप लाइट प्रकाश को प्रदूषण के क्षेत्र में, अर्थात कहने का मतलब आप रात को सोने से पहले मोबाइल भी चलाकर लाइट प्रदूषण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तो यह प्रकाश प्रदूषण एकमात्र ऐसा है कि जब हम प्रभाव में लाते हैं ना अपने उपयोग में, तो यह प्रकाश प्रदूषण के तौर पर काम करता है। आपको प्रदूषण का अर्थ क्या है, सीधा सा अर्थ है जो मानक है कण उसमें अतिरिक्त जोड़ देना। तो प्रकाश का मतलब है कि प्रकाश का प्रदूषण का मतलब है जो हमारे पास प्रकाश उपलब्ध प्रकाश है उसमें अतिरिक्त क्या जोड़ देना, आपको कृत्रिम रूप से जोड़ देना। जैसे आपको प्रकाश जोड़ देना, जैसे रात में आप प्रकाश जोड़ देते हैं, प्रकाश की रोशनी आपके पास आती है तो क्या होता है कि आपके क्लॉक वाइज प्रभाव आपको देता है जो आपको सोने और जगने की स्थिति खराब कर देता है। यही स्ट्रीट लाइट पशुओं के लिए होती है, यही चीज़ें आपको अन्य जानवरों के लिए भी होता है। तो यह प्रकाश प्रदूषण बहुत ही घातक होता है जो आपको अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा पैदा कर देता है। तो अल्जाइमर जिस पर रिसर्च चल रहा है, इस पर बातें चल रही हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, अगले न्यूज़ पर आते हैं, देखते हैं। यह पीटी फैक्ट आपको याद कर लेना है, इस पर कुछ स्पेशल मैं बात नहीं कर पाऊंगा, रीजन है कि नाम ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से, इसमें केंद्रीय सूचना मंत्री, प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकिने, अभिनेता अनिल कपूर सहित 15 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया। तो पीटी फैक्ट आपको यही याद करना है। टाइम्स AI 100 सूची जारी की, उसमें आपको भारत के कितने लोग शामिल है, 15 हुए हैं। अब इस तरीके से आपको कुछ याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें, टाइम्स 2024 की जो AI सूची आई है उसमें 40 CEO, संस्थापक, सह संस्थापक शामिल है। मेटा, मार्क जुकरबर्ग, आपको इसी तरह के अन्य लोग भी इसमें शामिल है। तो थोड़ा पीटी फैक्ट याद कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र। जब हम बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र, आपको दक्षिण पूर्व एशिया या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, उसके बाद आप यहाँ से जाते हैं, आपको यहाँ पर क्या दिखता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यह प्रशांत क्षेत्र है और यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर आपको भू राजनीति बहुत काम करती है, भू राजनीति कूटनीतिक चालें बहुत चली जाती है। उसके लिए बहुत से मंच बनाए, जैसे क्वाड की हम बात कर लें, हिंद प्रशांत फोरम की बात कर लें, चाइना अपना कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, उसका सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही बात करेंगे। तो जैसे भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात होगी भारतीय क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा कि भारत का नाम सबसे पहले आएगा। हाल ही में आपको ध्यान रखिएगा कि भू राजनीतिक गतिशीलता को इस स्थिति बुराई पोखरण 2 के बाद भारत की जिम्मेदारी बढ़ गई और जब उसने 2003 में अपने परमाणु सिद्धांत औपचारिक रूप से दिया तो यह स्पष्ट हो गया कुछ सिद्धांत बनाए कि आधार पर भविष्य में कार्रवाइयाँ हो सकती है। भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत एक प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रस्ताव रखा और परमाणु हथियारों को पहले उपयोग नहीं करेगा जैसे कॉन्सेप्ट दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि भारत परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला वह पहला देश नहीं होगा। इसने यह इस बात पर भी जोर दिया कि गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। 2 टर्मिनोलॉजी भारत देता है विश्व को परमाणु हथियार के संदर्भ में। जैसे जो परमाणु संपन्न है उस पर पहले वो क्या करेगा, हमला नहीं करेगा। जो गैर परमाणु देश हैं, जो परमाणु परीक्षण नहीं किए हैं, जो यह उपलब्धि हासिल नहीं किए, उस पर वो कभी नहीं हमला करेगा। तो यह क्या होता है कि जवाबदेहिता की बात आ जाती है भारत पर। इसके अतिरिक्त बात करेंगे कि आगे हुआ कि जब हम बात करते हैं पोखरण और इसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल की बात करेंगे, इस तरीके 1910 का कॉन्सेप्ट बात करेंगे। सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब वर्तमान रूप से हम बात करें, अभी हाल ही में सबमरीन का अवतरण किया गया है, तो इसका नाम मैंने बताया था, याद है आप लोगों को पीटी फैक्ट में, कि हाल ही में एक परमाणु संपन्न दूसरी पनडुब्बी भारत को प्राप्त हुई है, उसका नाम क्या है।
तो पहला अरिहंत है INS अरिहंत, दूसरा INS क्या है अरिघात। दोनों का नाम याद जरूर रखिएगा। ये एक INS अरिहंत नाम याद रखना है और दूसरा INS क्या है INS आपको अरिघात याद रखना है नाम दोनों का। जो परमाणु संपन्न है, जो इस क्षेत्र में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है ना, वहाँ पर क्या करे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देगा। इसके लिए मैंने जब यह अरिघात लॉन्च हुआ तो उसमें कुछ फैक्ट आप लोग को दिया था। चलिए आप लोग बताइएगा मुझे कौन कौन से देश परमाणु पनडुब्बी संपन्न है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा है और भारत के पास कितना है। तो इस तरीके से आपको ज़रूर बतानी चाहिए लिस्ट में जो बातें बता रखी है। इसके अतिरिक्त बात करूँ, यह जब परमाणु पनडुब्बी जब भारत को प्राप्त होगा उससे लाभ क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन जो बनाया जाता है ना, असंतुलन उस पर कंट्रोल होगा, क्योंकि परमाणु के नाम पर ही सभी लोगों की फटी पड़ी रहती है। तो सोच के देखिए, भारत पनडुब्बी स्थल में तो परमाणु परीक्षण तो भारत कर रखा है, अब जल पर इस पर जब रहेगा आधिपत्य, तो समुद्री जो आपको क्षेत्र है जहाँ से आवागमन का रास्ता होता है, आपको मलक्का से लेकर हम चले जाए मध्य एशिया आपको स्वेज नहर का प्रयोग करके या केपन हिट, आपको जब इस क्षेत्र की बात करें, अरब कंट्री यूरोप की बात कर ले या फिर हम अमेरिका की बात कर ले, जाने वाले रास्ते की बात कर लें, तो आपको क्या होगा जब भारत इस क्षेत्र में अपने बेड़े को मजबूत करेगा ना, तो जब बेड़े में परमाणु संपन्न आपको पनडुब्बी चलेगी तो किसी का मजाल नहीं होगा कि इस क्षेत्र में चू तक कर ले। रीजन उसके पीछे कि यह सबसे घातक हथियार के तौर पर माना जाता है। ज़्यादा आओ पाओ करोगे तो राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर हम तुम पर हमला भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बोल रखा है तो यही होगा, अब तुम सनक जाओगे। अब मान लीजिए चीन ऐसा कर ले, अमेरिका ऐसा कर ले कि आके भारत पर हमला कर दे, तो क्या हम इसको हाथ में चूड़ियाँ दे के बैठेंगे? उसका उपयोग करेंगे। तो इसलिए कोई देश है ना भारत से ना सीधे तौर पर प्रत्यक्ष युद्ध करने से डरेगा। तो इस तरीके से आपको समझने की आवश्यकता होगा। केवल परमाणु पनडुब्बी हो जाने मात्र से हम समुद्री क्षेत्र में 100 गुना आगे बढ़ गए उन देशों से जो जिनके पास यह नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्षेत्रीय सामरिक दबदबा बढ़ेगा, भारत मजबूत होगा। तो इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। जैसे आगे हम बात करें कि सांसदों की सीमित स्वतंत्रता, हम बार बार बात करते हैं इस पर। जब सांसदों के संदर्भ में बात होता है, दो तरीके कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक व्यक्तिगत स्वतंत्र जवाबदेहिता की बात होती है और एक सामूहिक जवाबदेहिता की बात होती है। तो यहीं पर स्वतंत्रता के संदर्भ में बात होती है। और मैं जब भी स्वतंत्रता की बात करता हूँ तो अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की भी बात करता हूँ, है ना। मैं ये बात करता हूँ, आप लोग सुनते होंगे। तो जितने सांसद जवाबदेह बनेंगे उतने ही उनको कर्तव्य या नैतिक होना पड़ेगा, कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा और नैतिक होना पड़ेगा। जब तभी आप क्या कर पाएंगे, स्वतंत्रता की मांग कर पाएंगे। स्वतंत्रता की बुनियाद कर्तव्य की हांडी पर चढ़ती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जितना आपका हांडी मजबूत होगा, जितना गर्म करने का क्षमता होगा, उतना ही स्वतंत्रता जैसे कॉन्सेप्ट उसमें ज़्यादा खोल के स्वाद वाले खाने बनाएंगे। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। साथ ही आपको याद यह भी रखना है कि जब हम बात करते हैं पार्टी लाइन के अनुसार बोलने की चेतावनी देते हैं, जब व्हिप जारी होता है, जब हम इसकी बात करते हैं सांसदों की स्वतंत्रता की, बोलने की आज़ादी का, तो दो चीज़ याद रखिएगा। एक तो अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित है और एक 105 के तहत वर्णित है। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 19 स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोलने का अधिकार देता है, पर 105 अनुच्छेद क्या यह ऐसा देता है? सांसदों को कहीं ना कहीं व्हिप जो कॉन्सेप्ट आता है, जो पार्टी लाइन के द्वारा जारी की जाती है, उसके तहत उसी के शब्दों में बोलने का अधिकार दिया जाता है। मैं अलग ही बात करता हूं, आप लोगों को याद हो, पहले मैं जिक्र करता था, कहीं बताया करता था कि सांसदों को क्या करना चाहिए कि व्हिप वाले कॉन्सेप्ट में फंसाने की आवश्यकता नहीं है। इसे तभी जारी करें जब पार्टी को ऐसा लगे कि जब उसको सत्ता बचाने में क्या है नुकसान है, अर्थात जब बहुमत साबित करना, उस स्थिति में हर मुद्दे पर व्हिप जारी करने की आवश्यकता नहीं। सांसदों को पूर्ण रूप से बोलने का अधिकार देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी क्षेत्र से चुनकर आते हैं तो अपने लोगों के लिए बात अपने अनुसार कर पाइएगा। वो किसी भी पार्टी का XYZ किसी भी पार्टी, जरूरी नहीं है कि पक्ष वाला
पार्टी का विरोध केवल विपक्ष के ही लोग करें। जब पक्ष के पार्टी के लोगों का विरोध उसके पक्ष के लोग के कुछ मुद्दे रख दे सामने, तो कहीं ना कहीं उच्च लोकतंत्र की आवागमन होती है। नहीं तो क्या होता, हम एक तरफा वन वे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसलिए हमें टू वे कॉन्सेप्ट अपनाने की आवश्यकता है। तो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमें इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकताओं से बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर पार्टी का कोई व्यक्ति अगर बोल देता है उससे पार्टी की छवि हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी। तो आपको ऐसे छवि बनाने की आवश्यकता है कि जब आपका ही व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, आपकी नीतियों का विरोध कर रहा है, तो आपको उसको बेहतर करने की आवश्यकता है ना। यह बेहतर विकल्प आपको देगा, ना कि केवल विपक्ष के लोग ही आपका विरोध करें, क्योंकि उनका काम है विपक्ष का विरोध करना ना। पर यह काम नहीं रहेगा, यह ओरिजिनल रहेगा जो आपको यह कहेगा कि नहीं, हमारे पार्टी में हमारे निर्णय में ये दोष है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और उस पर क्या करना चाहिए, खुले मन से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सत्ता के अभ्यास में आप उसको क्या करें, तबादला ही कर दे, उसको उसके पोस्ट से हटा दे, उसके मंत्रालय उससे छीन ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही एक स्वतंत्रता को सीमित स्वतंत्रता घोषित करने का काम करता है, जहां पर हम सांसद स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेक पर विचार रखें, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम डेवलप कर सके, ताकि स्वतंत्र भारत में संविधान जो यूरोपीय अमेरिकी लोकतंत्र वाली भावना और प्रावधान रखे थे वह व्यवहार में धीरे धीरे कम्युनिस्ट देशों में चला गया। और बढ़ते समय में अल्पसंख्यक को बढ़ता एकाधिकार, कश्मीर में हिंदुओं का सफाया, कई इलाकों में वही दिशा दशा देखने को मिल गया जो वर्तमान में सांसदों को देखने को मिलता है। जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे अपने विचारों से, तो अब क्षणिक रूप से आपका पदार्पण, आपका लोप हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको देता है। तो इसे क्या करना है, समझना है, देखना है और इसका की नोट्स बनाना है। चलिए आगे मैं बात करूंगा फिर नए सीरीज कल के वीडियो एनालिसिस में। तब में आप लोग जरूर शामिल होइए, ताकि चीज़ों को और भी बेहतर रूप से समझा जा सके और देखा जा सके। हम लगातार बात करें, लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।